आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ विजन फॉर एआई। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने अपना विजन जो है इंडिया का एआई पर वो आर्टिकुलेट किया है एआई इम्पैक्ट समिट में, और कहा है कि एआई को हम एक ग्लोबल कॉमन गुड की तरह देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया जो है वो एआई को फेयर की तरह नहीं, बल्कि फॉर्च्यून और फ्यूचर देखता है उसमें अपना। एआई रिप्रेजेंट करता है एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट ह्यूमन हिस्ट्री में, और उसको इसलिए हमको रिस्पॉन्सिबली शेप करना होगा। इंडिया की जो अप्रोच है वो डिफर करती है बाकी कंट्रीज़ और कॉरपोरेशंस के साथ, जो एआई को एक तरह से स्ट्रेटजिक और कॉन्फिडेंशियल एसेट बनाना चाहते हैं। इंडिया ने प्रपोज किया है कि एआई को एक ग्लोबल कॉमन गुड होना चाहिए, ओपन सोर्स डेवलपमेंट और कोलैबोरेटिव इनोवेशन के साथ। ठीक है, तो इसी के लिए जो है इंडिया के जो एआई विजन ने मानव फ्रेमवर्क जो है वो आउटलाइन किया है। तो मानव फ्रेमवर्क क्या है कि जो एआई है वो ग्राउंड होना चाहिए एथिकल गाइडलाइंस में, ट्रांसपेरेंट रूल्स और स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट मैकेनिज्म्स होने चाहिए, डेटा ओनरशिप होनी चाहिए उनके पास जो उसको जनरेट करते हैं, और एआई जो है वो एक मोनोपोली नहीं बननी चाहिए। जितनी एप्लीकेशंस हैं वो लॉफुल, वेरीफिएबल और ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिया पोजीशन कर रहा है अपने आप को एक तरह से वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ इन एआई गवर्नेंस। समिट में देखा गया कि न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट भी जो है वो साइन की गई, जो कि मेजर ग्लोबल और इंडियन एआई कंपनीज ने अडॉप्ट की हैं वॉलंटरली। ठीक है, तो इसमें कमिटमेंट्स में कहा गया है कि इवैल्यूएट किए जाएंगे एआई सिस्टम्स को फॉर रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, स्ट्रेंथन किया जाएगा मल्टीलिंगुअल और क्रॉस कल्चरल एआई कैपेबिलिटीज़, एनहांस किया जाएगा एनालिसिस ऑफ एआईज इम्पैक्ट ऑन जॉब स्किल्स एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। कंपनीज ने प्लेज किया कि वो स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स पब्लिश करेंगे एनोनमाइज्ड और एग्रीगेटेड यूसेज डेटा से बाय द नेक्स्ट समिट। इस समिट के टाइम पर ही प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो है 7 इंडियन लैंग्वेजेस में एआई पावर्ड ट्रांसलेशन टूल्स के साथ जो है वो लाइव स्ट्रीम की गई। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कंसर्न्स रेज किए जैसे डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट के बारे में। कहा कि इनको ज़रूरत है कि वाटर मार्किंग की होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि एआई है ये। ठीक है, एआई को डिस्क्राइब किया गया एज अ कैटलिस्ट फॉर हायर वैल्यू एंड क्रिएटिव रोल्स। इंडिया जो है वो साइमल्टेनियसली बिल्ड कर रहा है एक रेजिलियंट इकोसिस्टम एआई के पैरेलल, जैसे कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सिक्योर डेटा सेंटर्स और रॉबस्ट आईटी बैकबोन। समिट जो है वो ग्लोबल कंपटीशन ओवर एआई डोमिनेंस के जो है वो टाइम पर हुई है, और कुछ कंट्रीज एडवोकेट कर रही हैं कि एआई सिस्टम्स जो है वो क्लोज नेशनल स्टैक्स में होने चाहिए, लेकिन इंडिया तो कह रहा है कि ओपननेस और कोलैबोरेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 23rd फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो सेलिब्रेट हुआ है न्यू दिल्ली में। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एस्टैब्लिश की गई है बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338, और उसके बाद जो है आर्टिकल 338 ए इंसर्ट किया गया। तो जो ये एन सी एस टी है ये रूटेड है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, और हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का ही रैंक होल्ड करते हैं इसके चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक होल्ड करते हैं, और जो मेंबर्स हैं वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक का रैंक होल्ड करते हैं। सेफ गार्ड्स जो है एस टीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइडेड है उनको मॉनिटर करती है ये बॉडी, इंक्वायर करती है स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिलेटेड जो कि एस टी से रिलेटेड होती हैं, एडवाइस करती है प्लानिंग प्रोसेस में, सबमिट करती है रिपोर्ट प्रेसिडेंट को एनुअली। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 जो है वो कचार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में लॉन्च करने लगे हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, कॉम्प्रिहेंसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस के लिए इसको बनाया गया है, बेटर लिविंग कंडीशंस और एडिक्वेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सिलेक्ट स्ट्रेटजिक विलेजेस ऑफ कुछ स्टेट्स और यूटीज़ में जो बॉर्डर्स पर पड़ती हैं, और ये फंड्स देती हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वैल्यू चेन डेवलपमेंट पर फोकस है, वाइब्रेंसी इन विलेजेस में एनहांस करने की जो है वो के लिए बनाई गई है स्कीम। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि बैंक्स जो हैं टैंक्स के वो एक इंटीग्रल पार्ट है वाटर बॉडी का, और उसको इंक्रोचमेंट और कंस्ट्रक्शन उस पर नहीं की जा सकती क्योंकि वो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को वॉयलेट करती है। तो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है, एक लीगल प्रिंसिपल है कि गवर्नमेंट जो है वो कस्टोडियन है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। तो अगर ये जो रिसोर्सेज हैं इतने इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए कि उनका प्राइवेट ओनरशिप उनके उनके जो है वो अगर होगी तो अनजस्टिफाइड रहेगा। तो एक ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि वो ट्रस्टी की तरह काम कर रहे हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज का, और पब्लिक जो है वो ओनर है इन रिसोर्सेज की, और गवर्नमेंट उनके बिहाफ पर इसको प्रोटेक्ट करती है, मेंटेन करती है।
तो ये गारंटी करता है कि एवरीवन हैज़ एक्सेस टू एसेंशियल रिसोर्सेज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रिंसिपल जो है ये पब्लिक ट्रस्ट बनाता है इंडियन लीगल सिस्टम में, और स्टेट जो है वो होल्डर है सभी नेचुरल रिसोर्सेज की फिड्यूशरी रिलेशनशिप के साथ विद द पब्लिक। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर पावर्ड यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो है वो उसने अपने ट्रैकिंग सिस्टम्स को लिट अप किया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार से जो है वो सेल करते हुए। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार बॉडी ऑफ वाटर है जो सेपरेट करती है यूरोप को अफ्रीका से, कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को वेस्ट के साथ मेडिटेरेनियन ईस्ट मेडिटेरेनियन सी के साथ ईस्ट में। तो ये सदर्न टिप ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला में लोकेटेड है। स्पेन, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ जिब्राल्टार, मोरक्को, फिर जो है सियोटा जो टेरिटरी है स्पेनिश एनक्लेव वो यहाँ पर इनके बॉर्डर में पड़ता है। और ये नेचुरल लिंक अकेला है अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में। जब तक स्वेज कनाल ओपन नहीं हुई थी तब तक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार ही जो है अकेला ओशानिक एक्सेस था टू एंड फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CJ-1000 मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ने रिसेंटली शोकेस किया है CJ-1000 एक स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये एक रोड मोबाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको चाइना ने डेवलप किया है। वर्ल्ड का फर्स्ट है ये, और सो फार ओनली ऑपरेशनल लैंड बेस्ड स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है। माउंटेड है ये डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर के ऊपर, और इसकी एस्टिमेटेड रेंज लगभग 2500 किलोमीटर्स है। स्क्रैमजेट मिसाइल्स की क्रूज ऑल्टीट्यूड जो है वो 20 to 30 किलोमीटर्स होता है। तो बेसिकली आप ये समझो कि जितने भी एनिमी एयर डिफेंस रडार सिस्टम्स है, अगर जितना कोई मिसाइल लो फ्लाई करेगा उतना ही डिफिकल्ट होगा उसे डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड करना। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सालम सागो। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली अपेडा जो है उन्होंने एक्सपोर्ट फैसिलिटेट किया है सैलम सागो का फ्रॉम तमिलनाडु टू कैनेडा। तो सैलम सागो क्या है, इसको जवारसी भी कहते हैं तमिलनाडु में। स्टार्च बेस्ड फूड प्रोडक्ट है जो कि टापियोका रूट से बनाया जाता है, और रॉ टैपियोका से बनाया जाता है इसे। तो मैन्युफैक्चर किया जाता है इसे वेट स्टार्च पाउडर जो कि टैपियोका रूट से जो है वो लिया जाता है। तो सैलम सागो को 2023 में जीआई टैग भी मिला, और इसको फूड, पेपर, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक इन सब इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। टैपियोका क्या है, एक मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है जो तमिलनाडु में कल्टीवेट होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन सैंडलवुड। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से एस्टिमेटेड एनुअल डिमांड जो इंडियन सैंडलवुड की है वो लगभग 5000 to 6000 टन है। तो इसको हम चंदन और श्रीगंधा भी कहते हैं इंडिया में। ये स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशंस में ये अच्छा ग्रो होता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, और ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, लगभग 20 साल लग जाते हैं इसे डेवलप होने में। और ये सीड से भी और रूट से भी जो है इसको बनाया जा सकता है, उगाया जा सकता है बेसिकली। तो इसको आप सोप इंडस्ट्री, परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स में देखते हो इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माउंट कैनलाउ। ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो माउंट कैनलाउ एक हाईली एक्टिव वॉल्केनो है फिलीपींस में। ये रिसेंटली इरप्ट हुआ है, और ये स्ट्रेटो वोल्केनो है लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ निग्रोस फिलीपींस। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन है निग्रोस आइलैंड का, और यहाँ पर नंबर ऑफ पायरोक्लास्टिक कोन्स और क्रेटर्स भी लोकेटेड है। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is India's vision for AI. This topic is important for your governance section. So PM Modi has articulated India's vision, AI vision at the AI Impact Summit, and he has said that we view AI as a global common good. So Prime Minister Modi stated that India does not view AI with fear, but we see it as a opportunity or fortune and the future in it. So AI represents a transformative moment in human history, and we must therefore shape it responsibly. India's approach differs from some countries and corporations who want to treat AI as a strategic and confidential asset. So instead, India has proposed that AI should be developed as a global common good. So Prime Minister emphasized that open source development and collaborative innovation would allow millions of young innovators to make use of AI systems. So PM Modi has given the Manav framework,
which is basically saying that AI must be grounded in ethical guidelines, transparent rules, and strong oversight mechanisms should be there. Data ownership should remain with those who generate it. AI should not become a monopoly. AI applications must be lawful, verifiable, and trustworthy. Okay, India positioned itself as a voice for the global south in AI governance also, and we saw the signing of the New Delhi Frontier AI Impact Commitments, which was adopted by major global and Indian AI companies. So these commitments are focusing on evaluating AI systems with for real world contexts, strengthening multilingual and cross cultural AI capabilities, enhancing analysis of AI's impact on jobs, skills, and economic transformation. Companies also pledged to publish statistical insights from anonymized and aggregated usage data. A notable development was the live streaming of Prime Minister's speech in 7 Indian languages using AI powered translation tools. Prime Minister also raised concerns about deepfakes and fabricated content destabilizing open societies. There is also, he said that there is need for watermarking and source verification standards as part of responsible AI governance. So AI was described as a catalyst for higher value and creative roles, and India is simultaneously building a resilient ecosystem, which includes semiconductor manufacturing, quantum computing, secure data centers, and a robust AI backbone. The summit took place amid global competition over AI dominance, but where some countries are advocating building AI systems within closed national stacks, but India is emphasizing upon openness and collaboration. So the next topic is National Commission for Scheduled Tribes. This topic is important for your polity section. So on the 23rd foundation, recently the 23rd foundation day of National Commission for Scheduled Tribes was celebrated in New Delhi. It's a constitutional body which was established by amending Article 338 and inserting a new Article 338A. Its establishment is rooted in the Constitution 89th Amendment Act of 2003. Its headquarters is located in New Delhi. Its chairperson holds the rank of a union cabinet minister. The vice chairperson holds the rank of a minister of state. The members hold a rank equivalent to the secretary of to the government of India, and the commission monitors the safeguards provided for STs under the constitution and or other Indian laws. So it also inquires into specific complaints related to rights and safeguards of STs. It also advises in the planning process and also submits report to the president annually. Okay. So the next topic is Vibrant Villages Program 2. This topic is important for your governance section. Union Home Minister will be launching the Vibrant Villages Program 2 in the Kachar district of Assam. It's a central sector scheme designed to ensure comprehensive and sustainable development of border villages and create better living conditions and adequate livelihood opportunities to ensure prosperous and safe borders. It is being implemented in select strategic villages of certain states and UTs, and it provides funds for infrastructure development and focuses on value chain development so as to enhance the vibrancy of these villages. So the next topic is public trust doctrine. This topic is important for your polity section. Andhra Pradesh High Court has recently observed that banks of tanks constitute an integral part of the water body, and any encroachment on construction on the same violates the public trust doctrine. So what's a public trust doctrine? It's a legal principle which asserts that government acts as the custodian of certain natural resources for the benefit of the public. Therefore, it would be unjustified to make them a subject of private ownership. So it basically imposes an obligation on the state to act as a trustee of natural resources. Public is considered as the owner of these resources, and the government protects and maintains these resources for the public's use. It guarantees that everyone has an access to these essential resources. So Supreme Court said that state is the holder of all natural resources in a fiduciary relationship with the public. So the next topic is Strait of Gibraltar. This topic is important for your international relations. So the nuclear-powered USS Gerald R. Ford lit up tracking systems while sailing hard towards the Strait of Gibraltar, which is a water body separating Europe from Africa and connecting the Atlantic Ocean to the west with the Mediterranean to the east. So it is located on the southern tip of the Iberian Peninsula. It is bordered by Spain, British Overseas Territory of Gibraltar, and African country of Morocco. It is the only natural link between Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. Until the opening of Suez Canal in 1869, the Strait of Gibraltar was the only means of oceanic access to and from the Mediterranean Sea. So the next topic is CJ-1000 missile. This topic is important for your security section. So China has recently showcased the CJ-1000, which is a land-based scramjet-powered hypersonic missile, during a military parade in Beijing.
So it's a road mobile hypersonic cruise missile developed by China. It is the world's first and so far only operational land-based scramjet powered hypersonic missile. It is mounted on a diesel electric hybrid transporter electric launcher. It is estimated to have a range of at least 2,500 kilometers. Scramjet missiles have a cruise altitude of 20 to 30 kilometers. For enemy air defense radar systems, the lower a missile flies, the more difficult it is to detect and respond to. Okay. So the next topic is Salem Sago. This topic is important for your environment and economy section. Recently, APEDA has facilitated the export of GI tagged Salem Sago from Tamil Nadu to Canada. Salem Sago is also known as Jabarisi in Tamil Nadu. It's a starch-based food product extracted from the tapioca roots. So it is derived from raw tapiocas. It is manufactured from the sweat starch powder crushed from tapioca roots. It also secured a GI tag in 2023, and it is used in food, paper, construction, textile, cosmetic, pharmaceutical, mining, alcohol industries. What is tapioca? It's a major horticulture crop cultivated in Tamil Nadu. Okay. So the next topic is Indian sandalwood. This topic is important for environment section. According to a recent report, the estimated annual demand for sandalwood stands at 5,000 to 6,000 tons. So sandalwood is known by the name Chandan and Shrigandha in India. It grows better in slightly alkaline conditions. It thrives in hot and humid climate. It's a long duration crop, taking nearly 20 years to develop. It freely produces seed and natural regeneration through both via seedlings and through root suckers. It is used in soap industry, perfumery, cosmetics and pharmaceuticals. Okay. So the next topic is Mount Kanlaw. This topic is important for environment section. So Mount Kanlaw, which is a highly active volcano in Philippines, erupted recently. So it is a stratovolcano located on the island of Negros, Philippines. It is the tallest mountain on Negros Island in the Visayas region. It comprises of a number of pyroclastic cones and craters as well. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.